हाय गाइस, माय नेम इज़ पूजा। नॉलेज लैम्प पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आई नो मैंने बहुत दिनों बाद ये अपना लेक्चर अपलोड करने जा रही हूँ, जिसके लिए सॉरी। मैं बहुत दिनों से लेक्चर इसलिए नहीं बना पा रही थी, वीडियो इसलिए नहीं बना पा रही थी क्योंकि सिचुएशन कुछ ऐसी थी जो मेरे फेवर में नहीं थी। अब सिचुएशन फेवर में आ गई है, इसलिए मैं अब कंटिन्यू जो है कि अपना वीडियो अपलोड करूँगी। तो हमने जो अपनी स्टडी थी, जहाँ से हमने छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमने छोड़ा था कि हम अपने अगले वीडियो में हम मॉडर्न बायोलॉजी के बारे में जानेंगे। तो अब हम पढ़ेंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा जो हेडिंग था वो था मॉडर्न बायोलॉजी। मॉडर्न बायोलॉजी के अंतर्गत हम ये जानेंगे कि देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ साइंटिस्ट एंड हु गिव देयर थॉट्स। उन्होंने ये अपने यंत्रों और उपकरणों का आविष्कार किया जो कि नए थे, और रिसर्च के माध्यम से अपनी नई नई विधियों, नई टेक्निक्स का विकास करके हमें जो जीव के संबंध में हमारा जो ज्ञान था, हमारी जो नॉलेज थी, हमारी जो इन्फॉर्मेशन थी, उसमें जो है कि वृद्धि की है। तो जो मॉडर्न बायोलॉजी में हम जो इन्होंने अपने थॉट्स को दिया है उसको एक जनरल यूनिफाइंग सिद्धांत के रूप में मान्यता दी जाती है, जो कि यहाँ पे बताया गया है इस बुक में। तो एक एक करके हम उस कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे कि इन कॉन्सेप्ट को इतनी मान्यता क्यों दी जाती है, ये कैसे हमारे बायोलॉजी के नॉलेज को बढ़ाते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट होगा वो होगा संगठन का सिद्धांत, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम जीवन से संबंधित, हमारे जीवन या फिर कोई भी लिविंग बीइंग होता है उसके अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं या फिर जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, वो किस तरीके से होती हैं। वो होती हैं रासायनिक और भौतिक सिद्धांतों पर आधारित होती हैं, यानी कि बायोलॉजिकल एंड फिजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रिंसिपल्स पर बेस्ड होती हैं। अगर हम दूसरे शब्दों में इसको कहें तो हमारे बॉडी के अंदर जितने भी क्रियाएं यानी जैविक क्रियाएं होती हैं वो जीव पदार्थ के घटक पे नहीं डिपेंड करती हैं, वो डिपेंड करती हैं कि उस घटक में क्या, उन सबको मिला करके जो भौतिक और रासायनिक संगठन पर निर्भर होती हैं। यानी कि जो फैक्टर्स होते हैं उस पर डिपेंड नहीं करता है, जो फिजिकल और केमिकल संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन होता है उस पर डिपेंड करता है। तो इस संगठन का पूरा ज्ञान हो जाने पे, यानी कि हमारी बॉडी में जितनी भी जैविक क्रियाएं होती हैं उसको जो है कि जानने के बाद जो है कि हम परखनली में जीव की उत्पत्ति कर सकते हैं। और कैसे कर सकते हैं? हम इस तरीके से कर सकते हैं जब हमें ये पता हो जाएगा कि जो लिविंग बीइंग्स होता है उसका जो जीवन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, क्या होता है, कैसे होता है, कौन से घटक होते हैं, फिर उसमें कौन से केमिकल और फिज़िकल प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके बेस पे वो काम करता है। तो हम परखनली यानी कि टेस्ट ट्यूब में जीव की उत्पत्ति कर सकते हैं। जो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है वो है बायोजेनेसिस का कॉन्सेप्ट। तो बायो मीन्स क्या होता है? जीवन। तो जीवोत्पत्ति सिद्धांत। ज़्यादातर वैज्ञानिक ये मानते हैं कि जीव पदार्थ की उत्पत्ति जो होती है वो निर्जीव पदार्थ के संगठन में क्रमिक विकास से हुई है। दैट मीन्स उनका ये मानना होता है कि जो जीव पदार्थ की उत्पत्ति हुई है वो निर्जीव पदार्थों में कई संगठन हुए हैं, और ये संगठन कैसे हुए? क्रमिक विकास से हुए हैं। तो उनका ये मानना है कि जो जीव की उत्पत्ति हुई है वो लिविंग बीइंग से ना होकर के नॉन लिविंग बीइंग से हुई है। नॉन लिविंग बीइंग का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं कि जिनमें जीवन नहीं होता है। तो उनको ये लगता है कि इनका जो विकास हुआ है वो नॉन लिविंग पदार्थ यानी कि मैटर्स में संगठन हुए हैं, और वो क्रमिक यानी स्टेप बाय स्टेप से डेवलप हुए हैं। उसके बाद जो है कि एक जीव की उत्पत्ति हुई है। ऐसे रासायनिक उद्विकास यानी कि केमिकल इवोल्यूशन के लिए जितने भी वातावरणीय दशाएं होती थी, यानी कि तब के टाइम पे जब जीव की उत्पत्ति नहीं हुई थी, जब क्रमिक इसका विकास हो रहा था, तो ये तब के टाइम पे थी, लेकिन जो है अब नहीं है।
कई सालों में जो जीवों की उत्पत्ति हुई है या फिर जो हमारी आदि पृथ्वी थी, तब के टाइम पे ऐसे वातावरणीय दशाएं थी जो अब नहीं है। तो इनका ये मानना है कि जो वर्तमान में पृथ्वी की जो भी इन्वायरमेंटल कंडीशन है, उनमें जो उससे जो है कि किसी निर्जीव पदार्थ से जीवों की सजीव पदार्थ की उत्पत्ति नहीं हो सकती, लेकिन तब के टाइम पे थी। तो इनका मानना है कि जितने भी वायरस हैं, चाहे वो जितने भी सूक्ष्मतम वायरस हैं, इनका भी जो है कि विकास या फिर इनकी उत्पत्ति जो है कैसे हुई है, नॉन लिविंग मैटर से हुई है। तो तो जितने भी हमारे जो है कि जीवों का विकास हुआ है, तो वो कैसे हुआ है, वो हुआ है जीवात जीवोत्पत्ति सिद्धांत के अकॉर्डिंग हुआ था। दैट मीन्स कि ओमिनस विवम ई विवो। तो इनका ये मानना है कि वायरसों को हम चाहे सूक्ष्म जीव माने या ना माने, इनकी उत्पत्ति भी पहले से ही विद्यमान वायरसों से ही हो सकती है। पहले इन्होंने क्या कहा, पहले इन्होंने कहा कि जितने भी निर्जीव पदार्थ होते हैं, उनमें क्रमिक विकास होने के बाद ही जो है कि जीव की उत्पत्ति हुई है। लेकिन ये आगे ये बताते हैं कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी भी उत्पत्ति जो है पहले से ही विद्यमान सूक्ष्म जीवों से ही हुई है। तो थर्ड जो आपका कॉन्सेप्ट है वो है सेल थियरी, जो कि स्लाइडेनर सेक्वान नामक जो है कि साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1839 में दिया था। उन्होंने अपनी सेल थियरी में ये बताया था कि जितनी भी शरीर में आपकी कोशिकाएं होती हैं, एक या अधिक कोशिकाएं, और इनसे उत्पादित पदार्थों का बना होता है, फिर चाहे वो जंतु हो, पादप हो, जीवाणु हो या बैक्टीरिया होता है। जो नई कोशिकाएं होती हैं, उनकी उत्पत्ति कैसे होती है, पहले से ही विद्यमान कोशिकाओं में विभाजन से होती है, यानी कि ओमिनस सेलुला असेलुली। इन्होंने जो रुडोल्फ विर्चो 1858 में, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने बताया था। जो स्लाइडेनर सेक्वान ने हमें ये बताया कि जितने भी जीव हैं, उनके शरीर में एक या अधिक से कोशिकाएं और इनसे उत्पादित पदार्थों का बना होता है। यानी कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल्स होते हैं, जब हमारी बॉडी बढ़ना स्टार्ट होती है तो उस सेल में डिवीज़न होता है, और जो भी पदार्थ उसमें पदार्थों में जो भी चेंजेज आते हैं, उसके बाद जो है कि एक शरीर या फिर एक बॉडी का निर्माण होता है। आगे चल के रुडोल्फ विर्चो ने इसको आगे बढ़ाया और उन्होंने कहा कि जो कोशिकाएं होती हैं, उनमें विभाजन के बाद ही जो है कि आगे चल के नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो भौतिक संरचना, रासायनिक संगठन एवं उपापचय में एक मूल समानता होती है तथा किसी भी बहुकोशिकीय जीव का जीवन इसके शरीर की समस्त कोशिकाओं की क्रियाओं का योग होता है। यानी कि हमारी जो बॉडी होती है, उस बॉडी में बहुत सारे तरीके की फिजिकल स्ट्रक्चर होते हैं, रासायनिक संगठन होते हैं, उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है, उनमें एक मूल समानता होती है। जैसे इन्होंने कहा कि पहले से विद्यमान कोशिकाओं में विभाजन होता है, उसके बाद ही नई कोशिका का निर्माण होता है। तो जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, उसमें जो है कि भौतिक संरचना, रासायनिक संगठन एवं उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में एक समानता पाई जाती है। कोई भी बहुकोशिकीय जीव का जीवन इसके शरीर की समस्त कोशिकाओं की क्रियाओं का योग होता है। जितनी भी क्रियाएं इसकी बॉडी में होती हैं, इन सभी को हम मिला के जब कहते हैं, तभी हम कहते हैं कि हाँ, ये जीवन, किसी भी बहुकोशिकीय जीव में जीवन है। तो जो हमारा फोर्थ जो एक कॉन्सेप्ट है, वो थियरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। तो प्रकृति में जितने भी विभिन्न प्रकार के जीव हैं, यानी कि उन जितने भी विभिन्न प्रकार के, यानी कि बहुत काइंड्स के जीव जंतु हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उनका ये कहना है कि इनकी जो सृष्टि हुई है, इनकी जो इनकी ओरिजिन वो एकदम से नहीं हो गई है। ठीक है, कोई नवीन जो है कि सृष्टि नहीं हुई है। इनका मानना ये है कि इन सब की उत्पत्ति किसी न किसी समय रचना में अपेक्षाकृत सरल पूर्वजों से हुई, यानी कि जो पहले से पूर्वज थे उनमें क्रमिक दर से, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो है कि बहुत सारे परिवर्तन हुए, उन परिवर्तनों का संचय हुआ, फिर तब जाके जो है कि एक नए जीव की उत्पत्ति हुई। दैट मीन्स जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे पूर्वज जो है कि एप थे,
यानी कि जो है कि नॉर्मली हमने कहते हुए सुना होगा कि हमारी जो ओरिजिन है वो बंदरों से हुई है। तो बंदर से एकदम से कोई मानव नहीं बन गया, उसमें बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं और ये परिवर्तन होने में बहुत सारा टाइम लगा है, तब जाके एक मानव का निर्माण हुआ है। तो हमारा जो 5वां कॉन्सेप्ट है वो है जीन थियरी। तो जीन थियरी में हम ये जानते हैं कि जो पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि जनरेशन टू जनरेशन माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो संतानों में कैसे जाते हैं। तो इसके लिए चार्ल्स डार्विन ने अपना एक मत दिया, यानी कि अपना एक कॉन्सेप्ट दिया, थ्योरी ऑफ पैनजेनेसिस। इन्होंने ये बताया कि माता पिता के शरीर का प्रत्येक भाग अपने अति सूक्ष्मतम नमूने या प्रतिरूप बनाता रहता है, जो अंडाणुओं या शुक्राणुओं में समाविष्ट होकर संतानों में चले जाते हैं। तो इसको आगे चल के अगस्ट विजमैन ने बताया अपने कॉन्सेप्ट में, इन्होंने 1886 में अपना ये कॉन्सेप्ट दिया जो था थियरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्म प्लाज्म। दैट मीन्स जनन द्रव्य प्रवाह मत, यानी कि जनन द्रव्य में जितने भी हमारे जो लक्षण होते हैं वो कैसे प्रवाहित होते हैं और आगे चल के जो संतानें होती हैं उसमें वो दिखाई पड़ते हैं। इनका ये कहना है कि अंडे से नए जीव शरीर के भ्रूणीय प्रवर्धन के दौरान प्रारंभ में ही जनन द्रव्य यानी कि जर्मप्लाज्म देह द्रव्य यानी सोमेटोप्लाज्म से पृथक हो जाता है। यही जनन द्रव्य संतान में प्रदर्शित होने वाले लक्षणों को जनकों से ले आता है। वही जो मैंने आपको बताया कि माता पिता से जो लक्षण होते हैं वो कैसे जर्मप्लाज्म में प्रवाहित होते हैं, यानी कि समाविष्ट हो जाते हैं जर्मप्लाज्म में, और ये पहले से ही जनन द्रव्य जो होता है यानी कि जर्मप्लाज्म जो होता है वो सोमेटोप्लाज्म में से पृथक हो जाता है। यही जो है कि लक्षण जो है कि जनकों से फिर अपनी संतानों में चले जाते हैं और प्रदर्शित होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जनन द्रव्य जो होता है वो कोशिकाओं के केंद्रक में उपस्थित गुणसूत्रों के डीएनए अणुओं के रूप में होता है और इन अणुओं के सूक्ष्म खंड जिन्हें हम जीन कहते हैं। तो इसीलिए इस थियरी को जो है कि क्या कहते हैं, जीन थियरी। तो आपने ये जाना कि जो जर्मप्लाज्म होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें डीएनए होते हैं, यानी कि जो क्रोमोसोम होते हैं उनमें जो है कि जो सूक्ष्म खंड होते हैं उन्हीं को हम जीन्स कहते हैं। उन्हीं जीन से ही ये सारे लक्षण संतानों में जाते हैं और ये जितने भी परिवर्तन होते रहते हैं वो जीन में ही स्टोर होते हैं। फिर बहुत सारे कई सालों के बाद जब ये परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तब एक नए जीव की उत्पत्ति होती है, नए जीव का विकास होता है। तो अब हम जानेंगे कि जो हमारी 6 कॉन्सेप्ट है वो है एंजाइम थियरी। एंजाइम थियरी में हम लोग क्या जानते हैं कि हमारी बॉडी में जितने भी जो है कि परिवर्तन होते हैं, जितने भी क्रियाएं होती हैं वो केमिकल क्रियाएं होती हैं या फिर अभिक्रियाएं होती हैं। तो इनका जो है कि जो सामूहिक रूप से कोशिका का जो उपापचय होता है यानी कि मेटाबॉलिज्म होता है उसमें कई सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं और उसमें बहुत सारे जो है कि उत्प्रेरक जो है कि मध्यस्थता का काम करते हैं, जिसके कारण जो है कि जो रासायनिक यानी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो सक्रिय होकर जो है कि पूरा करते हैं। जितने भी एंजाइम होते हैं, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं वो जो है कि किसी न किसी एंजाइम के प्रेजेंस में होती हैं। जो एंजाइम होता है वो क्रियाओं को कंप्लीट करने में हेल्प करता है। तो एंजाइम थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें ये पता चलता है कि जो बॉडी होती है, बॉडी में जितने भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिनके थ्रू हमारी बॉडी का विकास होता है, हमारी बॉडी में डिफरेंट काइंड्स ऑफ फंक्शंस कंप्लीट होते हैं, वो एक एंजाइम के थ्रू होते हैं। यानी कि प्रत्येक रासायनिक क्रिया के लिए एक एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो एंजाइम थियरी में हमें ये पता चलता है। तो जो हमारा 7th कॉन्सेप्ट है वो है उपापचयी अभिक्रियाओं का जीनी नियंत्रण। यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी क्रियाएं, जितने भी रासायनिक परिवर्तन होते हैं, जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, तो उनको कोई ना कोई तो कंट्रोल करता होगा हमारी बॉडी में। ऐसा तो है नहीं कि वो अपने आप हो जाती होंगी और कितनी मात्रा में होती होंगी, कितना नहीं होती होंगी। जो हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता होगा तो उनको कोई ना कोई तो कंट्रोल करता होगा। यानी कि जो हमारी उपापचय यानी मेटाबॉलिज्म की क्रिया है उसको जो है कि कोई ना कोई कंट्रोल करता है। तो इसी को हम कहते हैं बायोकेमिकल जेनेटिक्स। जो ये कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, वो साइंटिस्ट हैं जॉर्ज बीटल एंड एडवर्ड टैटम। तो इनका ये माना, इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जो कि 1945 में दिया था, एक जीन, एक एंजाइम और एक उपापचयी अभिक्रिया। यानी कि जो एक जीन होता है वो कंट्रोल करता है एक एंजाइम को और ये एंजाइम जो है कि एक उपापचयी अभिक्रिया को अंजाम देता है। तो जीव के प्रत्येक संरचनात्मक एवं क्रियात्मक लक्षण पर जीनी नियंत्रण होता है। यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी स्ट्रक्चरल एवं जो है कि फंक्शनल
जो हमारे लक्षण होते हैं उन पे किसी न किसी जीन का नियंत्रण होता है। और ये जीन क्या नियंत्रित करते हैं, ये एंजाइम को नियंत्रित करते हैं, एंजाइम को कंट्रोल करते हैं। क्योंकि प्रत्येक उपापचयी अभिक्रिया एक विकर यानी कि एक एंजाइम द्वारा कंप्लीट होता है और प्रत्येक एंजाइम का संश्लेषण एक जीन विशेष के द्वारा नियंत्रित होता है। तो उपापचयी अभिक्रियाओं का जो जीनी नियंत्रण होता है उसके बारे में हमने इस कॉन्सेप्ट में जाना। तो जो हमारा नेक्स्ट जो है कि कॉन्सेप्ट वो वेरिएबल और डिफरेंशियल जीन एक्टिविटी, दैट मीन्स विभेदक जीन क्रियाशीलता। यानी कि हम इसमें ये जानेंगे कि हमारी बॉडी में बहुत तरीके के एंजाइम्स पाए जाते हैं और बहुत तरीके के जो है कि केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो क्या उसमें सभी प्रकार के एंजाइम जो है कि एक्टिव रहते हैं? नहीं, एक स्पेसिफिक केमिकल रिएक्शन के लिए एक स्पेसिफिक जो है कि एंजाइम्स होता है। तो जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं उनकी समस्त कोशिकाओं यानी कि जो विकास हुआ होता है वो यूग्मनस अर्थात जाइगोट नामक एक ही कोशिका से प्रारंभ होकर उसमें बार बार समसूत्री यानी माइटोटिक डिवीज़न के फलस्वरूप जो है कि जीव शरीर आगे बनता रहता है। इन सब में जीन समूह यानी कि जीन कॉम्प्लीमेंट बिल्कुल समान होता है। अतः बीडल और टैटम की उपरोक्त परिकल्पना के अनुसार तो क्या था, अभी हमने ये जाना था कि बीडल और टैटम ने ये कहा था कि जो एक जीन, एक एंजाइम और उपापचयी अभिक्रिया एक, तो उन्होंने ये हमको बताया था कि जो अलग अलग जीन होता है वो अलग अलग चीज़ों, अलग अलग क्रियाओं में उत्प्रेरक को आगे बढ़ाता है और हमारी जो है कि क्रियाएं कंप्लीट होती हैं, रासायनिक क्रियाएं। तो इन्होंने ये बताया कि इन सब में जीन समूह बिल्कुल समान होता है, यानी कि बारंबार समसूत्री विभाजन होता है सेल में। विभाजनों के फलस्वरूप जो है कि जाइगोट में जो विभाजन होते हैं उसके बाद एक बॉडी का निर्माण होता है। तो बीडल और टैटम की उपरोक्त परिकल्पना के अनुसार तो एक ही शरीर की सारी कोशिकाएं रचना और क्रिया में समान होनी चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा होता नहीं है। यानी कि एक बॉडी के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं वो रचना और क्रिया में समान होनी चाहिए, उनके अनुसार उनका ये कहना था। लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्या होता है कि हमारे जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑर्गन हैं, जैसे कि आँख, नाक, जिगर यानी कि लीवर, गुर्दे यानी कि किडनी, हड्डी यानी कि बोन्स, त्वचा यानी कि स्किन, कान यानी कि ईयर आदि शरीर के विविध अंग हैं और प्रत्येक अंग के विविध भाग होते हैं, अपनी एक रचना होती है, अपनी एक कार्यकी होती है, जो बहुत ही असमान कोशिकाओं के बने होते हैं। यानी कि जो कोशिकाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो हम ये जानते हैं कि पहले कोशिका होती है, फिर उसके बाद ऊतक होता है, जो एक सेल का समूह होता है वो ऊतक बन जाता है। तो ये ऊतक ही आगे चल के ऑर्गन्स बनाते हैं और अलग अलग ऑर्गन्स में अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो इसका ये मतलब है कि बहुत ही असमान कोशिकाओं के बने होते हैं ये। एक ही जीव शरीर की सारी कोशिकाओं में समान जीन समूह होते हुए भी इनके बीच परस्पर इतने विभेदीकरण का कारण यह होता है कि विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में जीन समूह के विभिन्न अंश ही सक्रिय होते हैं, शेष अंशों को निष्क्रिय कर दिया जाता है। तो दैट मीन्स हम ये जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो है कि अलग अलग ऑर्गन होते हैं, जैसे कि आँख, कान, नाक, पैर, हाथ, लीवर, हार्ट। तो इनका जो है कि फंक्शन होता है वो अलग अलग होता है। तो क्या एक ही एंजाइम सारे फंक्शन को जो है कि कंप्लीट करता है? नहीं, देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ एंजाइम्स विच टेक पार्ट इन डिफरेंट रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस। तो जो बीडल और टैटम ने हमें ये बताया था कि जो शरीर की सारी कोशिकाएं होती हैं वो रचना और क्रिया में समान होती हैं, उनके अनुसार ये था। बट ऐसा नहीं है, जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं उनमें कोशिकाएं अलग अलग होती हैं, तभी तो वो डिफरेंट तरह के जो है कि फंक्शन को आगे बढ़ाती हैं। तो हमने ये जाना कि हमारी बॉडी में बहुत तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो अलग अलग जो है कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करते हैं और उन क्रियाओं को अंजाम देते हैं, हमारी बॉडी का विकास होता है। तो हमारा जो 9th कॉन्सेप्ट है वो है जीव, इसका